तो दोस्तों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चनों को हम यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये हमारा दूसरा वीडियो है दिल्ली पुलिस को लेकर। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अंग्रेजों ने बंग भंग यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब निरस्त किया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन को कब बंद किया, निरस्त किया, रद्द किया। ठीक है, तो देखो रद्द कब किया था? 1911 में। अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि बात क्या है। सन आती है 1905। 1905 में बंगाल विभाजन को लागू किया। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने लागू किया था। अब बंगाल विभाजन के चक्कर में भारत में क्या हो गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। क्वेश्चन आ जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब का है? स्वदेशी आंदोलन कब का है? 1905 का है। अब उसके बाद में 1911 आई। 1911 में आपके जो जॉर्ज पंचम है वो भारत आने वाले थे, तो दिल्ली दरबार लगाया गया था। उस दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय पर ये घोषणा की गई कि जो है आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। ठीक है, और उसी 1911 में एक घोषणा की गई कि भारत की जो राजधानी है उसको कलकत्ता से कहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा? दिल्ली में। तो यही क्वेश्चन भी आता है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का जो प्रावधान है वो कब किया गया था? 1911 में। लेकिन राजधानी कब बनाई गई थी? 1912 में। ठीक है, कानून बनाया था 1911 में लाने का, घोषणा की थी 1911 में, लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाया कब था? 1912 में। तो आई होप कि वन बाय वन स्टेप जो है आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि किस तरीके से जो है बंगाल विभाजन शुरू हुआ था। 1905 में शुरू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय पर। फिर उसी समय पर स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया था। फिर 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम भारत आए। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग के समय पर 1911 में कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। तो फिर जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 1911 में घोषणा की गई कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहाँ लाया जाएगा? दिल्ली। और फाइनली 1912 में भारत की राजधानी किसको बना दिया गया? दिल्ली को बना दिया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंबकम न्यायालय अधिनियम लागू किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आप मान सकते हो। कुटुंबकम न्यायालय अधिनियम कब का है? 1984 का है। कुटुंबकम न्यायालय अधिनियम कब का है? 1984 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की बेल खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो अंगूर की बेल किसका उदाहरण है? ना जड़ी बूटी का उदाहरण है, ना झाड़ी का उदाहरण है, ना विसर्पी का उदाहरण है। अंगूर की बेल किसका उदाहरण है? आरोही का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को बोला जाता है विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है सर? विटीकल्चर बोला जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर की खेती को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिले के नेता को, व्यापारियों को जो काफिला होता था उसके नेता को क्या कहा जाता था? तो देखो चारों ऑप्शन है, चारों इंपॉर्टेंट है। प्रथम कुलिका किसको कहते थे? ठीक है, प्रथम कुलिका किसको कहते थे? प्रथम कुलिका कहते थे जो शिल्प संघ होता था, शिल्प संघ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि शिल्प संघ के मुखिया को क्या कहते थे? तो शिल्प संघ के जो मुखिया होता है उसको बोला जाता था प्रथम कुलिका बोला जाता था। महादंड नायक की बात करें तो दंड शब्द आ रहा है, दंड देने का काम आ रहा है, इसका मतलब न्यायाधीश को बोला जाता था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, दंड देने का काम किसका होता है? न्यायाधीश का होता है। ठीक है, तो न्यायाधीश बोला जाता था महादंड नायक को। संधि विग्राहक किसको बोला जाता था? संधि विग्राहक बोला जाता था युद्ध एवं शांति के अधिकारी को। ठीक है, किसको? युद्ध एवं शांति के अधिकारी को क्या बोला जाता था? संधि विग्राहक बोला जाता था। यानी संधि यानी कि शांति, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो प्रथम कुलिका शिल्प संघ के मुखिया को, महादंड नायक न्यायाधीश को, संधि विग्राहक युद्ध एवं शांति के अधिकारी को। तो यहाँ पर पूछे व्यापारी के काफिले के नेता को क्या कहते थे? तो व्यापारी का जो काफिला है उसके नेता को बोला जाता था सार्तवाह बोला जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में रिक्त स्थान की स्थापना की गई थी।
तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा, कल भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1784 में की गई थी। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। बनारस संस्कृत कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किसकी स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, 2019 में मुंबई इंडियंस आईपीएल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में कौन थे? तो 2019 की बात हो रही है यहाँ पर, कौन थे? महिला जयवर्धने। लेकिन अब आपको 2019 का याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कब का? 2023 का, ठीक है। आपको कब का याद रखना है? 2023 का। देखो 2023 बात हो रही है किसकी? आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग। 2023 का जो आईपीएल था, कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी सर? 2008 में हुई थी। जब 2008 में शुरुआत हुई थी उस समय पर विजेता कौन थे? राजस्थान थे। लेकिन 2023 में विजेता और उपविजेता कौन थे? तो विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग्स थे। और उपविजेता कौन थे? गुजरात टाइटंस थे, ठीक है। बात करता हूं अगर मैं 2022 की, तो 2022 में विजेता कौन थे? गुजरात टाइटंस थे, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। अब क्वेश्चन आता है कि सर 2023 में आपके जो ऑरेंज कैप है वो किसको दी गई? ऑरेंज कैप किसको दी गई थी? शुभमन गिल को दी गई थी। ऑरेंज कैप किसको मिली? शुभमन गिल को मिली। शुभमन गिल का संबंध किस टीम से था? गुजरात टाइटंस से था, ठीक है। बात करते हैं सर ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किसको मिली? पर्पल कैप तो ये किसको मिली थी? मोहम्मद शमी को मिली थी। ये किसको मिली थी? मोहम्मद शमी को पर्पल कैप दी गई थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आप याद करके जाएं। आईपीएल एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईपीएल से क्वेश्चन आएगा या कि नहीं आएगा। सर आईपीएल से क्वेश्चन आएगा, जरूर याद करके जाना। सातवां क्वेश्चन है, खालिस्तान एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ फेफड़ों में विकसित होती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें बुखार भी चढ़ता है, खांसी भी होती है, सीने में दर्द भी होता है, वजन भी घटता है, फेफड़ों में भी विकसित हो जाती है बीमारी? तो ऐसी बीमारी कौन है? आपके क्षय रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की बात करें, इसका मतलब 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो देखो, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बना एक अणु होता है। बिल्कुल गलत है, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु नहीं होते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं, जबकि यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? 2। तो इसका मतलब ये गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में ओजोन की कमी हेतु उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, CFC से ही आपके ओजोन की कमी हो रही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरणों की सतह से रक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर सूर्य से पैराबैंगनी जो किरणें आती हैं उनको कौन रोकता है? ओजोन रोकता है। ओजोन एक घातक विष होता है, ये बात भी बिल्कुल सही, ठीक है। ओजोन हमारे लिए मतलब सूर्य से आने वाली किरणों को तो रोकता है, लेकिन वैसे ओजोन क्या है? एक नुकसानदायक चीज है, ठीक है। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एजेंसी, भुगतान या फिर पेमेंट बैंक संचालित नहीं करता था? ठीक है, तो 2020 तक की स्थिति के अनुसार जो है विप्रो जो है ये काम नहीं करता, जबकि जियो करता था, इंडियन पोस्ट करता था, फिनो करता था। 10वां क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी कि 2018-19 में कितना प्रतिशत बढ़ा था? तो 2018-19 की अपेक्षा में 20-21 में जो दूध का उत्पादन है वो कितना बढ़ा था? 6.50%। लेकिन अब आपसे 20-21 का नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा 22-23 का, ठीक है। तो 22-23 में जो दूध का उत्पादन है वो कितना बढ़ा था? 5.29%, ठीक है। इस बात को आप याद रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? यूपी में होता है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का राज्य वित्तीय निधि का भाग नहीं होता? तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति जो है आपके
राज वित्त नीति का भाग नहीं होता है, जबकि आपकी कर नीति होती है, निवेश या विनिवेश रणनीति होती है, ऋण का अधिवेशन या प्रबंधन होता है, ठीक है। लेकिन अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति जो है राज वित्तीय नीति का भाग नहीं होता है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। देखो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको फालतू में हमको माइंड नहीं लगाना होता है, अगर आता है तो ठीक है, वरना उनको छोड़ के आने में हमारी भलाई होती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया, ठीक है। तो 41% से अधिक घरों में जो पेयजल का जो स्रोत है वो कौन सा पाया गया था, हैंडपंप और ट्यूबवेल, ठीक है। हैंडपंप और ट्यूबवेल 41% से अधिक घरों में क्या मिलता है, या तो हैंडपंप मिलता है या फिर आपके ट्यूबवेल मिलती है। क्योंकि देखो सबको पता है कि आजकल कुओं में पानी नहीं बचा है। राजस्थान की साइड अगर आओगे तो एक भी कुआ आजकल शायद ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पानी हो, ठीक है। नदियां हैं लेकिन नदियों से डायरेक्ट पानी, नहरों के द्वारा जो पानी मिलता है, ठीक है। नल पानी, तो नल की सुविधा तो अभी कम है देश में। तो हैंडपंप और ट्यूबवेल से जो है 41% से अधिक घरों में पानी होता है। 13वां क्वेश्चन है, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, ठीक है। विनी महाजन की बात हो रही है यहाँ पर। किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, पंजाब की। देखो विनी महाजन तो किस राज्य की थी, पंजाब की थी। आपसे पूछ ले कि कुशल सिंह किसकी थी, कुशल सिंह। कुशल सिंह किस राज्य की पहली महिला वित्त मुख्य सचिव थी, तो ये आपके राजस्थान की थी। आपसे निर्मला बुच पूछ ले, निर्मला बुच जिनका हाल ही में निधन हो गया, निर्मला बुच किस राज्य की थी, मध्य प्रदेश की थी, ठीक है। और मंजुला सुब्रमण्यम, ठीक है, मंजुला सुब्रमण्यम किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, गुजरात की थी, ठीक है। तो देखो 5 देख लिए हमने यहाँ पर। विनी महाजन पंजाब की है, कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है, निर्मला बुच जो है मध्य प्रदेश की है, मंजुला सुब्रमण्यम किस राज्य की है, गुजरात की पहली महिला मुख्य सचिव है। निर्मला बुच आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। बगरुम्बा रिक्त स्थान के समुदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला समूह नृत्य है, ठीक है, किए जाने वाला समूह नृत्य है। तो बगरुम्बा पहले तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य का है। तो बगरुम्बा किस राज्य का है, असम राज्य का लोक नृत्य है। बात करें किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, बोडो समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब आपसे देखो कहीं कहीं पर बोडो ना देकर आपसे कछारी समुदाय दे देगा, ठीक है, कछारी समुदाय। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कछारी समुदाय दे दे या फिर बोडो समुदाय दे दे, मतलब उसका एक ही होता है। वारली किसका नाम है, एक चित्रकला का नाम है। वारली किसका नाम है, चित्रकला का नाम है। और वारली चित्रकला आपके किस राज्य की है, महाराष्ट्र की है। इस बात को भी आप याद रखें। तो बगरुम्बा जो लोक नृत्य है वो असम में किया जाता है कछारी समुदाय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दून या फिर ड्यून्स और शिवालिक मध्य अनुदैर्घ्य घाटिका है, ठीक है। डून्स और शिवालिका के मध्य में जो अनुदैर्घ्य घाटियां हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, निमंतर हिमालय के नाम से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट का भी पिताजी है। डून और शिवालिक के मध्य जो अनुदैर्घ्य घाटियां हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, निमंतर हिमालय के नाम से। अगला क्वेश्चन है, आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल जो है आपके किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु से क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पोंगल फेस्टिवल आ सकता है तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखना। आपके बात करें तो तमिलनाडु से आपका भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो आपके आ सकता है, ठीक है। अन्नमलाई जो आपका टाइगर रिजर्व है वो आ सकता है। तमिलनाडु का जो मीनाक्षी मंदिर है वो आ सकता है कि कौन सी शैली में बना हुआ है। तो तमिलनाडु के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछ ले तो M.K. स्टालिन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सब बातें आपके कहाँ से पूछी जा सकती है, तमिलनाडु से पूछी जा सकती है। कौन कौन सी, पोंगल फेस्टिवल पूछा जाएगा, भरतनाट्यम लोक नृत्य पूछा जाएगा, ठीक है, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके यहाँ के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं कि M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये सब बातें, एक मीनाक्षी मंदिर आपसे पूछा जा सकता है जो कि आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये सब बातें आपके तमिलनाडु से पूछी जा सकती हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, चिकनी मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। चिकनी मृदा को फ्लर्स अर्थ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं है कि खिलौने बनाने के लिए हम रेत का उपयोग करते हैं, नहीं, चिकनी मृदा का ही उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके घरों के आसपास भी कहीं चिकनी मृदा है तो आप देख सकते हो बारिश आने के बाद में वहाँ पर बहुत सारे दिनों तक पानी भरा रहता है, ठीक है, बहुत सारे दिनों तक पानी भरा रहता है, यानी कि उसकी जल धारण करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि जल धारण नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल बात गलत है। जल धारण करने की क्षमता जो है अधिक समय तक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। चिकनी मृदा की जल धारण करने की जो क्षमता है वो अधिक समय तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शैल्य क्रिया सर्जरी पर आधारित थी? तो सर्जरी पर आधारित कौन सी थी? सुश्रुत संहिता थी। आप पूछे सर चरक संहिता किस पर आधारित थी? आयुर्वेदिक पर, ठीक है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों दवाइयों पर जो है आपकी कौन सी आधारित थी? चरक संहिता। देखो, सर्जरी पर आधारित सुश्रुत यानी सैसे सर्जरी, सैसे सुरसुर, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और चरक संहिता जो है आपकी आयुर्वेद पर आधारित थी। अर्थशास्त्र तो सबको पता है, चाणक्य ने लिखा था, कौटिल्य ने, जो राजनीति से संबंधित था, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक उड़ीसा में है और ये आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। दिल्ली किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें, सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो आपका पटना हमने बताई दिया गंगा नदी के किनारे हो गया। आपका आगरा जो है वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या की अगर मैं बात करूं, सरयू नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से जो आपके शहर हैं वो नदियों के किनारे स्थित है। तो देखो, पटना गंगा नदी के किनारे, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, सूरत तापी नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे। इस तरीके से जो शहर हैं आपके बसे हुए हैं। 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चौपड़, जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय क्या था? तो चौपड़, चौपर या चौसर प्राचीन भारतीय क्या था? एक बोर्ड खेल था, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और आपको भी बस अपनी लाइफ में इतना ही करना है, उठना है, जगना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक नहीं रुकना है तब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। अगर आपका लक्ष्य है दिल्ली पुलिस में जॉब लेना, तो आप डेली उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सारे काम करो जो आपको लगते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है इस तरीके से मेरा क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ो, ठीक है, डेली जीके जीएस की क्लास लो, मैथ को हल करो, क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन है। अब देखो, जीके जीएस के टोटल कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। अब 50 में से अधिकतम कोई भी स्टूडेंट कितना कर सकता है? 40 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? 50 में से 40-42 के समथिंग हो सकते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन अगर कोई कर देगा, इसका मतलब वो जीके में महारत हासिल कर लेगा, ठीक है, 50 में से। बात करते हैं अगर रीजनिंग की 25 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, सॉरी मैथ के 15 हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं। अब 10 में से हाईएस्ट कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो स्कोर है वो आपका कौन लेगा? रीजनिंग या मैथ लेगा। अब रीजनिंग में अगर आप 25 में से 20-22 क्वेश्चन करते हो, मैथ में अगर आप 15 में से 12-13 क्वेश्चन भी करते हो, तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मेनली फोकस किस पे करना है? जीके जीएस पे करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो हर कोई करेगा, ठीक है। 25 में से 20, 22, 23 क्वेश्चन भी करेंगे। स्टूडेंट बहुत से ऐसे होंगे चॉइस क्वेश्चन करके आ जाते हैं, 25 क्वेश्चन भी कर देते हैं। मैथ में भी आपके 15 में से 13-14 क्वेश्चन करके आ जाते हैं। बात अटकेगी कहाँ पर? जीके जीएस में। जो जीके में अच्छा स्कोर करेगा वो नौकरी ले लेगा। बात करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ब्याज दर कितनी रखी गई थी? तो 9.25% रखी गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना जो 2011 की है, राष्ट्रीय जनगणना थी, कौन से नंबर की जनगणना थी? तो देखो 7वें नंबर की थी। बात करें जनगणना शुरुआत कब हुई थी? 1872 में, मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना 81 में शुरू हुई थी, रिपन के शासनकाल में। बात करें कि 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है? तो 15वें नंबर की जनगणना है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, आज़ादी के पश्चात कौन से नंबर की है? 7वें नंबर की। और जब से शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक की बात करें तो 15वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के, तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे बिल्कुल। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे बिल्कुल। प्रक्रिया के नियमों की समिति के अध्यक्ष भी थे। लेकिन संघीय शक्तियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अस्थायी कौन थे? अस्थायी कौन थे वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 गलत है, 1 सही है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य आती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। प्रशांत महासागर में सुनामी ज़्यादा आती है, हिंद महासागर में सुनामी कम आती है। तो 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। भारत में फाइकस रिलीजियोसा को खालिस्तान वृक्ष के सामान्य तौर पर जाना जाता है। तो फाइकस रिलीजियोसा को किस वृक्ष के नाम पर जाना जाता है? पीपल का, यानी पीपल का ये साइंटिफिक नेम है फाइकस रिलीजियोसा। नीम का साइंटिफिक नेम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अजाडीरस्टा, ठीक है, लिख लो अजाडीरस्टा और इंडिका, ठीक है। अजाडीरस्टा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग का किला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? रोहतांग का किला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बनवाया किसने था सर? शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? एक सेकंड, किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। देखो एक युद्ध आपसे पूछा जा सकता है, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके बीच में? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसको आप एग्जाम में याद करके जाएं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो रोहतांग का किला पाकिस्तान में स्थित है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 1539 का युद्ध है चौसा का युद्ध, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो शिखर धवन को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। पहला पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। किसको मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। क्वेश्चन आ जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया? 2021 में नाम बदला गया और क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया। सर 2022 में ये पुरस्कार किसको मिला था? तो 2022 में किसको मिला था? शरत कमल अचंता को मिला था। किसको मिला था? शरत कमल अचंता को मिला था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला नहीं है? शिखर धवन है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। पहला पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया और 2022 का ये जो पुरस्कार है शरत कमल अचंता को दिया गया था, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंदा का संबंध किस खेल से है? आर प्रज्ञानंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, देख लेना। आर प्रज्ञानंद का संबंध किससे है? शतरंज से है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आर प्रज्ञानंद में वर्तमान में देखो उप विजेता रहे हैं, ठीक है, शतरंज के उप विजेता रहे हैं। जो इनको हार किससे मिली है? मैग्नस कार्लसन से, ठीक है। मैग्नस कार्लसन से जो है इनको हार मिली है। विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन है। उप विजेता कौन है? हमारे आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? तो पंजाब में जो है माघी मेला आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो भी योद्धा
शहीद हुए थे उनकी याद में माघी मेला मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो एक एक को पढ़ते हैं, पहले नीचे से पढ़ते हैं। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, बिल्कुल ये बात सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायक मिलते हैं, प्रोटीन बिल्कुल यही काम करता है, ठीक है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये बिल्कुल गलत है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से तो कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। एनीमिया रोग तो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, ठीक है। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। 32वां क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन खालिस्तान के बीच में चली थी। उद्घाटन ट्रेन को याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो उद्घाटन ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई गई थी। बच्चों की कहानी पुस्तक खालिस्तान में अकेला एक काल्पनिक पात्र, अकेला आपके किस पात्र में आता है? द जंगल बुक में। देखो आपने अगर ये द जंगल बुक नाम का एक टीवी सीरियल आता है देखा हो तो इसमें अकेला आता है, तो अकेला किस कहानी में आता है? द जंगल बुक में आता है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार खालिस्तान रुपए तक की शुद्ध आय वाले अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट प्राप्त होती है। तो 5 लाख तक के आय वाले नागरिकों को। 35वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, बिल्कुल गलत बात है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर सही है, ठीक है। जब भी मैं सोचूं गलत कैसे हो सकता है? दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम का तो कोई सवाल ही नहीं है, बंगाल की खाड़ी बिल्कुल नहीं है। बंगाल की खाड़ी तो आपके कहाँ पर स्थित है? पूर्व दक्षिण पूर्व में बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उत्तर पूर्व में हिंद महासागर है, उत्तर पूर्व में नहीं है हिंद महासागर, बिल्कुल गलत बात है। दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत, दक्षिण पूर्व में हिमालय का है, हिमालय तो उत्तर दिशा में है, बिल्कुल ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है कि दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ठीक है। गांधी जी ने खालिस्तान को रोलेट अधिनियम के अहिंसक विरोध के दिवस में मनाने हेतु भारतीयों को आह्वान किया था। तो रोलेट एक्ट आपका कब का है? 1919 का है। तो 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों को आह्वान किया था किसने? महात्मा गांधी ने। जो आपका रोलेट एक्ट अधिनियम है इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, और इसको ना अपील ना दलील का कानून भी बोला जाता है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में किसको नियुक्त नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? कुमारत्य को नहीं किया गया था। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे, जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, गोवा की भाषा कौन सी है? कोंकणी है। गोवा के आसपास के क्षेत्रों में कौन सा तट पाया जाता है? कोंकण तट पाया जाता है, ठीक है। गोवा के वर्तमान जो आपके सीएम की बात करें तो कौन है? प्रमोद सावंत है। और वर्तमान अगर गवर्नर की बात करूं, मैं राज्यपाल की बात करूं, श्रीधरन पिल्लई है। कौन है? श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं। 39वां क्वेश्चन है, अधिनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम खालिस्तान द्वारा भारत में गैर विनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध कर दी गई है। 2019 में इसको जमा कर दी गई है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित थी? तो सूफीवाद से संबंधित संगीत शैली कौन सी? आपके कव्वाली है, ठीक है। कौन सी है? कव्वाली है। देखो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं 50 में से। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो कौन सी करती है? धारा 193, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंगना रनौत को कौन सा मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था। कब? 2020 में। 2022 की अगर मैं बात करूं तो रवीना टंडन को ये मिला है। किसको मिला है? रवीना टंडन को मिला है पद्मश्री। निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नागरिकों की मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी?
21 से घटाकर 18 वर्ष जो यहाँ पे 61वें संविधान संशोधन में की गई थी, 1988 का ये संविधान संशोधन है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वाणिज्य लेन देनों पर खालिस्तान की दर से TDS लगाया जाता है। TDS किस पर लगाया जाता है? 1% से वाणिज्य के लेन देनों पर कितना लगाया जाता है? 1%। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा? तो कौन सा उद्योगपति है जो राज्यसभा में सांसद रहा है? विजय माल्या है, जो कि देश छोड़कर भाग गया है। ठीक है, राज्यसभा की बात करो तो इसको अपर हाउस के नाम से जाना जाता है और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 80 में पाया जाता है। 46वां क्वेश्चन है, खालिस्तान में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया था। ठीक है, तो बाईचुंग भूटिया के नाम पर कौन सा फुटबॉल स्टेडियम है जो निर्मित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? सिक्किम में किया गया था। ठीक है, खालिस्तान है 47वां क्वेश्चन, नेपाल के खालिस्तान मंदिरों को वानर मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल का कौन सा मंदिर है जिसको वानर मस्जिद के नाम से जानते हैं? स्वयंभूनाथ के मंदिर को वानर मस्जिद के नाम से जानते हैं। एक वन लाइनर क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। जूनागढ़ में बहारुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जूनागढ़ में जो बहारुद्दीन भाई और हसन भाई का जो मकबरा है, कौन सा है? महाबत मकबरा। ठीक है, महाबत मकबरा है। 49वां क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु खालिस्तान के अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। तो 1 महीना से अधिक की जो अवधि है वो अनुमत नहीं है धारा 43 के अनुसार। 50वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान ग्रामीण या शहरी रूप से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो कौन से बैंक को ग्रामीण या शहरी रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? सहकारी बैंक को किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के ये 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में रख दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।